हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ पीकी ब्लाइंडर के सीजन 6 के पहले 3 एपिसोड को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत 5वें सीजन की रिकैप से करते हैं, जहां पर हमें ये बताया गया था कि शेल्बी फैमिली एक एसिस्टिनेटेड पॉलिटिशियन को मारने में नाकामयाब रही थी, जिसका नाम ऑसवर्ल्ड मोजली था। जिस चीज की वजह से हमने देखा था कि टॉमी शेल्बी खुद को गन पॉइंट पर लेकर खड़ा होता है, यानी कि वो खुद ही सुसाइड करने के लिए जाता है। और छठे सीजन की बात करें तो उसकी शुरुआत हमें वहीं से दिखाई जाती है, जहाँ पर हम टॉमी को देखते हैं जो सुसाइड करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उस गन में बुलेट से नहीं होती। जिस बीच उसकी वाइफ लिजी आकर उसको ये बताती है कि उस गन में बुलेट नहीं थी, क्योंकि उस गन में से बुलेट आर्थर ने निकाल दिया था। और हम सभी को ऐसा ही लगा था कि तुम यही चीज करने के लिए जाओगे, जिस वजह से हमने उसमें से बुलेट्स निकाल दी। और साथ ही वो उसे बुज़दिल भी कहती है कि वो ऐसे सिचुएशन में अपनी फैमिली को छोड़कर खुद मरने के लिए जा रहा था। और इतना कहकर लिजी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद टॉमी उठकर अपनी मॉम से बातचीत करने लगता है, जो उसकी मॉम को ये कहता है कि मे भी मुझे और कुछ चीजें करनी है जिस वजह से मेरी मौत नहीं आ रही। जिसके बाद वो अपनी घर की तरफ जाता है तो वहाँ पर हमें व्हाइट फ्लैग की ट्रक देखते हैं। जिस बीच पीछे बैकग्राउंड में हमें एक फोन के बजने की आवाज सुनाई देती है। और जैसे ही टॉमी वो फोन को आंसर करता है तो हम देखते हैं कि उसे एक आयरिश वुमन ने कॉल किया है, जो उसे ये बताती है कि कल रात को जो कुछ भी कारनामा हुआ था उसे हमारे आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने सॉल्व किया है। साथ ही वो लोग अब मोजली को जिंदा रखना चाहते हैं। और उसे ये भी कहती है कि तुम्हारे घर के बाद हमने एक ट्रक भेजी है। जिस बीच वो उसे ये भी कहती है कि तुम जिनकी बदौलत इस मुकाम पर पहुँचे थे, हमने उन पिलर्स को ही खत्म कर दिया और उनकी मौत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो, क्योंकि तुम अपनी लिमिट भूल गए थे, जिस वजह से हमें ये सब करना पड़ा। और हम देखते हैं जब टॉमी उन 2 लाशों को खोलता है तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ता, और जैसे ही वो तीसरी लाश को खोलता है तो वो वहाँ पर टूट जाता है, क्योंकि वो लाश और किसी की नहीं बल्कि आंट पॉली की थी। और वो लोग उन्हें ले जाकर उनका फ्यूनरल करते हैं। जिस बीच माइकल ये सोच लेता है कि मेरी मॉम की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि टॉमी ही है, और मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। और फिर ये सीन सीधा जंप होता है 4 साल बाद, यानी कि 1933 में, जहाँ पर हम टॉमी को मिकलेन आइलैंड पर देखते हैं। और ये ईयर था जहाँ पर गवर्नमेंट ने शराब लीगली अलाउ किया था। जिस बीच हम माइकल को भी देख सकते हैं, जो टॉमी से पिछले 4 साल से नहीं मिला है। और टॉमी के वहाँ पर आते ही वो टॉमी से मिलने की सोचता है। जिसके बाद हम टॉमी को एक बार में बैठे हुए देखते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो वहाँ पर शराब छोड़ चुका है। जिस बीच वहाँ पर कुछ लोकल्स उसे परेशान करने लगते हैं, जिन्हें वो बड़ी ही आसानी से मार गिराता है। जिस बीच उसकी मुलाकात माइकल से होती है, जो उसे वहाँ पर आकर आंट पॉली के मर्डरर के बारे में टॉन्ट मार रहा होता है कि तुमने उसे अभी तक पकड़ा नहीं है। जिस चीज को सुनकर टॉमी उसे यही कहता है कि हर चीज का एक सही वक्त होता है। और साथ ही हम देखते हैं कि माइकल अपने साथ और 2 शख्स को लेकर आया है, जो टॉमी के ओपीएम बिजनेस के रिलेटेड है, जहाँ पर टॉमी उन लोगों को ये बताता है कि अगर एक दरवाजा बंद हो गया है तो हम दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि और किसी का नहीं, वही ओपीएम का बिजनेस है। साथ ही वो उन लोगों को कुछ ओपीएम देकर ये कहता है कि मैंने इतने सालों में एक सप्लाई चेन को गेन कर लिया है। लेकिन वहाँ पर एक शख्स उसे ये कहता है कि हमें अंकल जैक से बात करनी होगी, वो भी ओपीएम के प्रपोजल को लेकर। जिस चीज को सुनकर वो उन्हें हाँ ही कहता है, लेकिन साथ ही वो माइकल को ये भी बताता है कि मुझे पता है कि वो तुम्हारी वाइफ का अंकल है, और साथ ही उन्हीं के पास सारे पावर है इन बिजनेस की डिसीजन को लेकर। और वो टॉमी को ड्रग से भरा बैग माइकल को देकर ये कहता है कि तुम्हारे साथ जो शख्स आए हैं उनमें से एक पुलिस का खबरी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो खुद जाकर पुलिस को कॉल करके ये बताता है कि माइकल के पास काफी सारे ड्रग्स है, जिस वजह से पुलिस माइकल को गिरफ्तार कर उसे जेल में बंद कर देती है। और साथ ही आर्थर की बात करें तो आर्थर आजकल ओपीएम के नशे में ही रहता है, जो चीज एडा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। जिस बीच हम देखते हैं कि
टॉमी निकल के माइकल की वाइफ जीना से मिलने के लिए जाता है, जो कि अंकल जैक की फेवरेट नीस है, जो उसे यही कहता है कि मुझे अंकल जैक को एक मैसेज डिलीवर करना है। और वो मैसेज ये होता है कि अगर उन लोगों ने मुझसे ओपियम नहीं खरीदा तो मैं वो ओपियम ले जाकर ईस्ट बॉस्टन में जूइश को बेच दूंगा। जिस चीज को सुनकर जीना यही कहती है कि इस वजह से वॉर स्टार्ट हो जाएगी, जिसका जवाब देते हुए वो उसे ये कहता है कि मैंने ही तुम्हारे हस्बैंड को जेल में डलवाया है, जिस चीज से गीना काफी गुस्सा हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि टॉमी उसे कुछ भी नहीं कहते हुए वहाँ से अपने होटल के लिए निकल जाता है, जहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं कि उसे उसकी वाइफ लिजी का कॉल आता है, जो उसे ये बताती है कि रूबी को काफी डरावने सपने आ रहे हैं। जिस चीज को सुनकर वो उसे यही कहता है कि ये सारी चीजें जिप्सी से रिलेटेड है, तो तुम सीधा हमारे डॉक्टर से जाकर मिलो। और साथ ही वो उसे ये कहता है कि मैं जल्द ही घर लौट रहा हूँ। साथ ही वो घर जाने से पहले अपने भाई माइकल से मिलता है और उसे ये कहता है कि तुम्हें जेल में मैंने डलवाया है। और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि अंकल जैक और जीना लंदन जा रहे हैं और तुम टेंशन मत लेना, मैं जीना का ख्याल काफी अच्छे से रखूंगा। इतना कहकर वो इंग्लैंड के लिए निकल जाता है, जहाँ जाकर वो ये देखता है कि उसकी बेटी रूबी काफी ठीक है, लेकिन फिर भी वो उसे अपने लोकल डॉक्टर सेल्बी सैनिटोरियम में ले जाता है, जो उसे देख यही कहते हैं कि वो बिल्कुल ही ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि टॉमी पूरी कंफर्मेशन चाहता है, जिस चीज की कंफर्मेशन वो जॉनी डॉग्स और उसकी विची वाइफ एस्मरल से ले लेगा। जिस बीच वहाँ पर लिजी पहुंचकर उसे यही कहती है कि तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही, जिसे सुनकर वहाँ पर टॉमी उसे यही कहता है कि बस एक लास्ट चीज बची है, उसे कर कर हम यहाँ से कोसों दूर चले जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बातों पर लिजी भरोसा नहीं करती और फिर रात के वक्त हम देखते हैं कि टॉमी को सीजर आने लगते हैं, जिसकी आवाज सुन उसकी वाइफ वहाँ पर आ पहुँचती है। और हम देखते हैं कि टॉमी को एक विजन दिखाई देता है, जो विजन उसे पहले ही सीजन से आ रहे हैं। जिस बीच हम देख सकते हैं कि उसकी वाइफ उसे आराम करने के लिए कहती है, लेकिन टॉमी उसे यही कहता है कि थोड़े दिनों में ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी भी टॉमी लेबर ग्रुप का लीडर है, जहाँ पर वो उन सभी लोगों को खाने, काम और बाकी सभी चीजों के लिए कह रहा होता है, जिसे सुनकर वो सभी काफी खुश होते हैं कि हमारे लिए कोई शख्स खड़ा है। जिस बीच हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि उनमें से टॉमी किसी को भी अपनी पीकी ब्लाइंडर की टीम में ले सकता था, लेकिन टॉमी ने उसके सारे कारनामों को पीछे ही छोड़ दिया है, क्योंकि उस वजह से उसने काफी लोगों की मौत देखी है। जिस बीच उससे मिलने के लिए वही आयरिश वुमेन आती है, जो कि कैप्टन स्विंग है, और साथ ही और लोग मैकी, जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि उन दोनों का ये पहला मीट है, वो भी फेस टू फेस, जहाँ हम देख सकते हैं कि वो आर्थर के साथ खड़ी होती है। जिस बीच हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि आर्थर वहाँ पर नशा करके नहीं खड़ा है। जिस बीच टॉमी कैप्टन स्विंग को ले जाकर बॉस्टन की डील के बारे में ब्रीफली बता रहा होता है, जिस चीज को सुनकर वो काफी चौंक जाती है। साथ ही वो उसे एक प्राइवेट लेटर देता है जो जैक निल्सन को मिला था, वो भी यूएस के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जिसमें लिखा होता है कि जल्द ही जैक इंग्लैंड में आने वाला है, वो भी विस्की के लाइसेंस को अप्रूव करने के लिए। लेकिन उसका असल मकसद यहाँ पर ये देखना है कि उसे यहाँ पर कितने लोग फैसिज्म के लिए सपोर्ट करते हैं। और आसान भाषा में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि गवर्नमेंट सिस्टम को अगर डिक्टेटर चलाता है, वो भी फुल पावर के साथ और साथ ही अपनी कुछ मन मर्जियों के साथ, जैसे कि हम हिटलर के राज में कह सकते हैं, यानी कि यहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होनी है। जिस बीच टॉमी अपना प्लान ये बताता है कि वो नेल्सन और मोजली को एक साथ भिड़ाकर उन लोगों का सपोर्ट गेन करना चाहता है, लेकिन साथ ही वो कैप्टन स्विंग से ये चाहता है कि वो उसे फैसिस्ट डबलिन के सामने इंट्रोड्यूस करवाए, जिस वजह से उसके लिए उसके मिशन के डोर खुल जाएंगे। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि मैं एक आम इंसान हूँ और मुझे जीने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ती है। जिस बीच हम देखते हैं कि उनकी बातें सुनते हुए एडा पहुँचती है, तो टॉमी को यही कहती है कि तुम सोशलिस्ट हो, ना कि फैसिस्ट। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसे ये कहता है कि ये सब मेरी चाल है, जिस वजह से हम इस चीजों से निकल सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बातों पर उसकी बहन भरोसा नहीं करते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से निकल के टॉमी एल्फी सोलोमन से मिलने के लिए चले जाता है, जहाँ जाकर वो उसे अपने सारे प्लान के बारे में बताता है और साथ ही उसे अपना साथ देने के लिए कहता है, जिसके रिटर्न्स में वो उसे सोलोमन की छीनी हुई उसे वापस देगा। लेकिन उसे उसके रिटर्न में जो एल्फी की एबेंडन जगह पड़ी है उसे वो चाहिए। जिस चीज को सुनकर हम देखते हैं कि
ख्याल फिर रेडी हो जाता है, जिसके बाद हम माइकल को देख सकते हैं जिससे मिलने के लिए गीना आती है, जो उसे ये बताती है कि वो लोग इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं। साथ ही माइकल उसे ये भी कहता है कि तुम्हारे अंकल को ये कहना कि टॉमी मेरा शिकार है। और लंदन की तरफ आए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि टॉमी अपनी वाइफ लिजी को लेकर मूजली की पार्टी में आया हुआ है, जिसे देख सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक सोशलिस्ट है। जिस बीच हम एक पत्रकार को देखते हैं जो उन लोगों को देख लेता है, जिस चीज को वहाँ पर एक्सप्लेनेशन देते हुए टॉमी यही कहता है कि मैं एक ब्रिज जैसा काम करने के लिए आया हूँ, यानी कि मैं मूजली को ये याद दिलाने आया हूँ कि हम ब्रिटिशों ने कितने कॉम्प्रोमाइज किए हैं। जिस बीच उनकी बातचीत को इंटरप्ट करते हुए आर्थर भी आ जाता है, जिसे देख हमें यही समझ आता है कि वो ओपियम की नशे में हाई है और उसे पीछे ले जाकर टॉमी यही बताता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को लेटर लिखा है जो मुझसे मिलने के लिए रेडी है, लेकिन मैं उसे एक ही शर्त पर मिलूंगा अगर तुम अपने आप को होश में रखोगे, साथ ही मेरा साथ दोगे। जिस चीज को सुनकर आर्थर काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद हम एक नए चेहरे जिसका नाम लेडी डायना है वो आते ही टॉमी को अजीब नजरों से घूरने लगती है, लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि टॉमी भी उसे सेम एक्सप्रेशन से देख रहा होता है। जिस बीच हम देखते हैं कि मूजली उसे टॉमी से और उसकी वाइफ से मिलाता है, जिस बीच हम ये नोटिस करते हैं कि डायना लिजी को नीचा दिखा रही होती है, जिस बात का उसे वो यही जवाब देती है कि तुम अकेली नहीं हो जो मूजली के साथ सो चुकी हो। और टॉमी को देखते हैं जो मूजली को जैक का लेटर देता है, जिसे यही साबित होता है कि जैक न्यूट्रल नहीं है। और उस लेटर को पढ़कर वो लोग यही डिसाइड करते हैं कि वो लोग जैक से मिलने के लिए रेडी है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉमी जैक से मिलने के लिए आया है, जो वहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं, वो भी उनके किल्स और चाइल्ड अब्यूजर को लेकर। जिस बीच टॉमी उसे यही बताता है कि उसका पहला किल एक सोल्जर था, साथ ही उसकी आंखें ग्रीन भी थी। और उस बात को सुनकर हमें ये समझ आता है कि वो शख्स वही है जिसे सपने में बार बार टॉमी देखता है, और साथ ही उसकी बेटी रूबी भी। जिसके बाद टॉमी उसे ये कहता है कि मेरे पास दोनों साइड के लोग हैं जो मुझे इंटरनल डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, और वो उन डिटेल्स को उसे बताएगा, लेकिन उसे रिटर्न में नेल्सन बूस्टन का नेटवर्क चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जैक वहाँ पर उसे ये कहता है कि मैं सोचकर बताऊंगा। जिसके बाद टॉमी की बेटी की तरफ आए तो उसकी मॉम ये नोटिस करती है कि वो अजीब सी पेंटिंग बना रही है, साथ ही वो फायरवर्क के पास बैठ किसी की आवाजें सुन रही है। और उसी बीच हम देखते हैं कि टॉमी हाउस ऑफ कॉमन में है, जहाँ पर वो अपने लोगों के लिए ये कह रहा है कि उन्हें स्लम्स वगैरह को हटाकर लोगों के लिए अच्छे घर बनाने चाहिए, जिसे देख मूजली काफी अमेज हो जाता है। और दूसरी तरफ हम लिजी को देखते हैं जो टॉमी को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसकी बेटी की हालत कुछ ठीक नहीं है, जिसके खांसने से उसके मुंह से खून आ रहा है। और जैसे ही वो वहाँ से बाहर आता है तो टॉमी को उस रिलेटेड पता चलता है। जिस बीच हम देखते हैं कि टॉमी पर वही ग्रीन आई वाला डिमॉन हमला कर देता है, और उसी बीच उसे उसकी वाइफ लिजी का कॉल आता है जो उसे यही कहती है कि उसकी बेटी की हालत खराब होती जा रही है। और वो वहाँ पहुंचकर रूबी को सीधा हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर जाने के बाद उन लोगों को ये पता चलता है कि उसकी बेटी के लेफ्ट लंग में ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। और उस समय की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस छोटी मोटी नहीं बल्कि काफी बड़ी बीमारी है, क्योंकि वो टाइम पर उस चीज का कोई भी इलाज नहीं था। जिसके बाद वो अपनी बेटी को ये प्रॉमिस करता है कि वो एजमे से जाकर बार्गेन उसकी बेटी की लाइफ को बचाने का करेगा। और यहाँ से वो सीधा ली फैमिली से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो एजमे से मिलकर यही कहता है कि उसे आंट पॉली ने उसके बारे में बताया था। इतना सुनकर एजमे उसे एक लोकेशन पर ले जाती है। और दूसरी तरफ हम एडा को देखते हैं जो टॉमी की एब्सेंस में जैक, मूजली और बाकी सभी से मिलने के लिए आई हुई है, जो उन लोगों को यही कहती है कि टॉमी ने तुम सभी लोगों को उसके घर पर इनवाइट किया है क्योंकि उसकी बेटी की हालत कुछ ठीक नहीं है। जिसके बाद वहाँ से निकल के वो सीधा शेल्बी लिमिटेड में पहुँचती है, जहाँ पर पहुँचते हुए वो कुछ चेंजेस करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर वो आइजैक को ये कहती है कि हाइडेनस्टाइक को मेरे सामने ले आओ जो हमारे ओपियम को चुरा रहा है। और आइजैक के साथ वो उसे आर्थर को भी ले जाने के लिए कहती है, जहाँ पर आइजैक उसे ये बताता है कि आर्थर पिछले 10 दिन से यही ट्राई कर रहा है कि वो ओपियम ना ले, और अगर मैं उसे वहाँ ले जाऊंगा तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी एडा उसे ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि आर्थर एक शेल्बी है और उसका नाम सुन लोगों में एक दबदबा पैदा होता है। और हम देखते हैं कि जब आर्थर वहाँ पर पहुँचता है तो वो अपने आप पर काफी काबू रखता है, जहाँ पर वो हाइडन को ये बताता है कि हमें तुम्हारी
ऑलरेडी चोरी के बारे में पता चला है। लेकिन हम देखते हैं कि हाइडन उसे बेवकूफ बनाता है, वो भी उसकी एडिक्शन को बीच में लाकर, जिस वजह से आर्थर को उसकी बात काफी पसंद आती है और वो ये डिसाइड करता है कि वो उसे नहीं मारेगा और उसे ऐसे ही छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम टॉमी को देखते हैं जो उस शख्स के साथ एक ग्रेवयार्ड आ पहुँचा है, जहाँ पर वो उसे एक 7 साल बच्ची की ग्रेव दिखाती है जिसका नाम कॉनी बारवेल था। एस्मे उसे यही कहती है कि मे भी इसकी माँ ने तुम्हें कर्ज किया है और वो तब तक रुकी रही जब तक तुम्हारी बेटी 7 साल की नहीं हुई। जिस चीज को देखकर वो काफी परेशान हो जाता है और वो उसे ये कहता है कि मैं उस चीज के लिए उसे कुछ भी देने को तैयार हूँ और वो एस्मे को काफी सारे पैसे देगा अगर उसने उसकी बेटी की जान बचा ली तो। लेकिन वो उसे ये कहती है कि मुझे पैसे नहीं बल्कि गोल्ड चाहिए, क्योंकि पैसे बदलते रहते हैं और गोल्ड के भाव उतने ही रह जाते हैं। और यहाँ से निकल के टॉमी हॉस्पिटल में पहुँचता है, जहाँ हॉस्पिटल के बाहर लिज़ी उसका वेट कर रही थी और वो उसे ये बताती है कि जब तुम नहीं थे तो हमारी रूबी की मौत हो गई। जिस चीज को सुनकर टॉमी पूरी तरह टूट जाता है। और यहाँ पर पीकी ब्लाइंडर सीजन 6 के पहले 3 एपिसोड का रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।